हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता है चैप्टर 17 श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ठीक है भाई, ये हमारा रनिंग में है। और इस चैप्टर में जो हम बात कर चुके हैं वो अपनी श्वसन की क्रियाविधि के 3 स्टेपों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला स्टेप था फुफ्फुसीय संवातन, दूसरा था गैसों का विनिमय, और कल हमने पढ़ा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अब जो चौथा स्टेप है वो है, लिखिए आप, आंतरिक श्वसन। हेडिंग लगाइए, आंतरिक श्वसन। देखिए, यह है मुख्य क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2 व ऊर्जा निर्माण करवाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही है, इसके समीकरण को हम पहले ही कर चुके हैं। वही वाली बात है जो हमने श्वसन की डेफिनेशन में देखी थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको पता है ना कि भाई अब ऑक्सीजन का परिवहन तो हो गया। अब ऑक्सीजन का यदि बॉडी में परिवहन होता है तो भाई ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाएगी और वहाँ क्या करेगी, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेप यही कहता है। तो हमारे चौथे स्टेप में क्या महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि जो CO2 है वो बन के तैयार हो गई। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा स्टेप है, स्टेप 5, वो है CO2 का परिवहन। क्या है? CO2 का परिवहन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है CO2 का परिवहन, और इसी के साथ हमारे पूरे जो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो भी है कंप्लीट, है ना भाई। तो आइए समझते हैं कि आखिर कोशिका में जब ऑक्सीजन के माध्यम से CO2 बन जाती है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, तो किस प्रकार CO2 अब हमारे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे शरीर से बाहर निकलती है। उसी को हम बोलेंगे CO2 का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो लिखिए इसमें, CO2 का परिवहन तीन रूपों में होता है। सबसे पहला, नंबर ए आप इसको लिख सकते हैं,
प्लाज्मा द्वारा, ये होता है 7%। दूसरा है, अच्छा इसको जो है ये प्लाज्मा द्वारा है ना, तो पहला है प्लाज्मा द्वारा, जिसको हम कार्बनिक अम्ल के रूप में भी कह सकते हैं ना। दूसरा है बाइकार्बोनेट आयन द्वारा, ये होता है 70%। और सी है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और वो है 23%। ठीक है भाई, तो बात को आप जरा ध्यान से समझो कि CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे शरीर में CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3 रूपों में या 3 माध्यमों से हो सकता है। लगभग 7% तो प्लाज्मा के माध्यम से होता है, और जिस रूप में ये होता है जिसे हम कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 आपने सुना होगा ना, कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी बोल सकते हैं। दूसरा है बाइकार्बोनेट आयंस के द्वारा, और 70% जो CO2 ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट आयन के माध्यम से होती है। ठीक है, और तीसरा जो प्रकार है इसका, या तीसरा जो माध्यम है वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इसमें बाइकार्बोनेट के द्वारा 70%, और प्लाज्मा के द्वारा कितने का होता है 7% का। ठीक है, तो इन 3 माध्यमों से हमारी CO2 क्या होती है, परिवहित होती है। तो एक एक को अब हम समझते हैं कि किसके द्वारा कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगी। तो नंबर ए हेडिंग, प्लाज्मा द्वारा। तो लिखो कोशिका में बनी CO2 रक्त प्लाज्मा के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, तथा 7% प्रवाहित इसी रूप में होती है। अब इसका एक समीकरण हम बना देते हैं, जैसे CO3। ठीक है, तो ये तो है प्लाज्मा के द्वारा, तो ये ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है कि कोशिका के अंदर जो CO2 बनी है, कोशिका के अंदर जो CO2 बनी है वो CO2 हमारे रक्त के प्लाज्मा जिसमें होता है 99% जल, हाँ नहीं 91% जल होता है, सॉरी कितने होता है 91% उसमें होता है जल, 90 से 91% हमारे प्लाज्मा में वाटर होता है। तो उस वाटर से ये क्रिया करके CO2 बना लेती है कार्बनिक अम्ल,
और फिर इस कार्बनिक अम्ल के रूप में इसका क्या होता है, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है। नेक्स्ट वी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई कार्बोनेट आयन के रूप में। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता है कि 70% जो CO2 है वो इस रूप में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ये मोस्ट है भाई, जो बोर्ड तो क्या है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। अब इसको ज़रा ध्यान समझो। तो देखिए CO2 प्लाज्मा जल से मिलकर H2CO3 बनाता है, जो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति से विखंडित होकर H+ आयन तथा वाई कार्बोनेट आयन, आप जानते हैं ना वाई कार्बोनेट आयन बनाते हैं। ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ आपको समझा दूंगा, पहले आप थोड़ी इसकी थ्योरी लिख लेना। आप सभी को पता ही है, हम ऐसा ही करते हैं, बाई कार्बोनेट आयन बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाई कार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं तो पीएच के अंतर को समान करने के, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक? अरे अभी तो बहुत है ना। समान करने के लिए क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में प्रवेश करता है, आरबीसी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी तक विस्थापित होना क्लोराइड आयन विस्थापन कहलाता है। ठीक है। यहां तक आप नोट कीजिए, पहले इसको आराम से नोट कीजिए। दिखाई दे रहा ना, क्लियर है ना?
हाँ सारे शब्द आपको दिख रहे हैं। क्लोराइड आयन विस्थापन कहलाता है। एक पॉइंट तो लिख लो, चलो यहाँ लिख ही देता हूं मैं। क्लोराइड आरबीसी के पोटेशियम से क्रिया कर, पोटेशियम या सोडियम दोनों से है ना, दोनों से क्रिया कर पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड बनाता है। लिख लिया सभी ने? लिखो आराम से, एक भी लाइन शब्द आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लिया इतना। एक बार इसको समझ लें, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन? CO2 का। देखो हम सभी जानते हैं कि जो CO2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 है, वो हमारी सेल के अंदर होता है ना भाई। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार हमारे शरीर में प्रवाहित होकर बाहर निकाली जाती है, उसे ही हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, है ना। तो देख लेते हैं, 3 रूपों में होता था। 7% तो जो हमारी CO2 थी वो डायरेक्ट प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाकर ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। लेकिन 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 70% जो CO2 है, वो वाई कार्बोनेट आयन के रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। तो आपके एग्जाम में यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि CO2 का परिवहन वाई कार्बोनेट आयन के रूप में होता है कैसे। यही आपसे मोस्ट वन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर जरा ध्यान देना। तो देखो हुआ क्या था कि जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में ही है, कोशिका में बनी थी, और कोशिका से वो आती है रक्त में, और रक्त में होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 से 91-92% होता है वाटर। तो उस वाटर से मिलकर ये कार्बनिक अम्ल बना लेती है, H2CO3 बना लिया। तो अब CO2 कहाँ पे ऐड है? कार्बनिक अम्ल में। ये कार्बनिक अम्ल एक एंजाइम होता है प्लाज्मा में, कार्बनिक, ये रे की मात्रा है ऊपर, है ना, कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक अम्ल आपके शरीर में बन गया रक्त केशिका में, क्लियर है ना। तो वहां पर एक एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। वो एंजाइम इसको क्या करता है, इस कार्बनिक अम्ल को तोड़ता है, और जब कार्बनिक अम्ल टूटेगा तो इससे एक H आयन निकल जाएगा। अब देखो यहां पे 2 H हैं, H2,
तो यदि आप इसको तोड़ेंगे तो ये इसका आयनीकरण हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाता है ना। तो एक H जब ये निकलता है तो H प्लस आयन और एक HCO3 आयन यहाँ पर बनता है। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है इसी को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं इसको? बाइकार्बोनेट आयन। तो पहले ये बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया, समझ में आ गई बात। पहले ये कार्बोनिक एसिड था, इसको एनहाइड्रेज एंजाइम ने तोड़ दिया, किसमें? बाइकार्बोनेट आयन में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? प्लाज्मा में। तो जो पीएच का अंतर आएगा प्लाज्मा में और आरबीसी के बीच में, तो उस अंतर को समान करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड कहाँ जाता है? आरबीसी। अरे भाई देखो, एक नेगेटिव आयन यहाँ पे आया है तो एक नेगेटिव आयन ही आप वहाँ पे भेजिए, है ना। तो कार्बनिक अम्ल आया था तो पीएच में अंतर आएगा, जरूर आएगा, सांद्रता में अंतर आएगा। तो उस पीएच को बराबर करने के लिए एक बात समझो, ये कार्बनिक अम्ल है वो आरबीसी से प्लाज्मा में गया है तो आरबीसी का पीएच अब कम हो गया, है ना, क्योंकि ये कार्बनिक अम्ल वहाँ से आ गया। तो इसको संतुलित करने के लिए हम प्लाज्मा से क्लोरीन को भेज रहे हैं, कहाँ? आरबीसी में। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहता है, इस प्रकार क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी में विस्थापित होना क्लोराइड आयन विस्थापन कहलाता है। समझ में आ गई बात। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्लोराइड शिफ्ट आयन क्या है? इसको क्लोराइड शिफ्ट आयन भी बोलते हैं ना। आयन विस्थापन का मतलब होता है शिफ्टिंग होना, शिफ्ट मतलब किसी को हटाकर खुद उसकी जगह पर बैठना विस्थापन कहलाता है ना। तो क्लोराइड आ रहा है कहाँ? प्लाज्मा से आरबीसी में। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन विस्थापन भी कहते हैं। अब जो क्लोराइड आरबीसी में आया है वो आरबीसी के अंदर पोटेशियम और सोडियम से क्रिया करके या तो पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा या सोडियम क्लोराइड बना लेगा। इतना काम यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे लिखो, अभी इसमें बहुत बड़ी थ्योरी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। भाई ये तो क्लोराइड का जो होना तो वो हो गया। अब जो HCO3 प्लाज्मा में गया है उसका क्या होगा, वो ही पॉइंट हम देखते हैं। तो देखिए HCO3 प्लाज्मा के सोडियम व पोटेशियम से मिलकर सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट व पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाते हैं। आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री थी तो आपने पढ़ी है 10th क्लास में। ये सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है ना, बनाते हैं। ये पुनः विखंडित होकर HCO3 बनाते हैं जो H+ से संयोजित होकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जो CO2+ H2O में विखंडित हो जाता है तथा
इस CO2 को फेफड़ों से बाह्य श्वसन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भैया CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं इनको एक साथ समझाऊंगा। नोट कर लीजिए पहले आप। आपके पास टाइम है, आराम से नोट कीजिए ना। लिख ली क्या? आराम से लिखो हैं। कोई भी अक्षर शब्द नहीं रहना चाहिए। लिख लो लिख लो ढंग से, पूरी हेडिंग सभी है ना बाय, पूरा लिखा हुआ है। चलो भाई, नोट कर ली होगी आप सभी ने अब, है ना। समझिए अब इसको कि आखिर किस प्रकार बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, किस प्रकार बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हमारी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमने पहले पढ़ ली थी, अब ये भी हम पढ़ लेंगे। अब इसको मैं, थ्योरी आपने लिख ली, मैं इसको रफ कर दूं, अब हम डायरेक्ट इसको समझाएंगे आपको, है ना। देखिए भाई, सुनो, हुआ क्या था कि ये हमारे शरीर की है एक कोशिका। ठीक है, तो इस कोशिका में था ग्लूकोज, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने O2 को अंदर लिया, है ना, और ये जो O2 है वो कूपिका के माध्यम से O2 और CO2 का हमने एक्सचेंज किया, है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इस कोशिका में जब जाती है तो ये मोस्टली प्रोडक्शन करती है CO2 का। ठीक है भाई, CO2 बन गई हमारी कोशिका के अंदर। अब ये CO2 हमारे रुधिर में जो कुछ प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में होता है जल, तो ये CO2 इस जल के साथ क्रिया कर मोस्टली बनाती है
कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। तो 7% तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, अब हुआ क्या आगे, 70% जो इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। कैसे? देखो, ये जो कार्बोनिक अम्ल है वो सबसे पहले एक एंजाइम होता है एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 भागों में टूट जाती है। ठीक है, 2 भागों में टूट गई, इसका आयनीकरण हो गया, तो इसको बोलते हैं हम बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो H+ है, ये जो H+ है ये तो जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है ना, उसको ये अम्लीय प्रवृत्ति का कर देता है, जिससे वो ऑक्सीजन को रिलीज करने लग जाता है और CO2 को पकड़ने लग जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो ये जो H+ निकला है और ये जो HCO3 है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3, ये क्या करता है, अभी ये कहाँ पे है, मान लीजिए RBC में है। ये कहाँ पे है अभी? RBC में। तो RBC से ये HCO3 पहुंचता है फेफड़ों तक, मतलब पहले प्लाज्मा में फिर फेफड़ों तक जाएगा। ठीक है, तो 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी रूप में इसका होगा। तो ये पहुंच गया फेफड़ों तक, किस रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, है ना? अब होता क्या है, लेकिन इससे पहले क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन जो कि अभी RBC में है, ये क्या करता है, ये अगेन प्लाज्मा, ये रुधिर का ही भाग होता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में मान लीजिए सोडियम और पोटेशियम है। तो इन सोडियम और पोटेशियम दोनों से मिलकर कौन? बाइकार्बोनेट आयन, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट आयन था, ये प्लाज्मा के किससे जुड़ गया? सोडियम और पोटेशियम थे। तो इन्होंने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाया और पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाया। तो इस रूप में ये पहुंचता है कहां पर? फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, वहां इसका क्या होता है कि जो आगे मैं बना देता हूं, ये जो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है और पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है वो दोबारा से टूट जाते हैं, ये सोडियम और ये HCO3 ये अलग अलग हो गए। अब इसमें से जो HCO3 है वो वाटर से क्रिया करके, जल से क्रिया करके ये दोबारा बना लेता है HCO3 कार्बोनिक अम्ल, और ये कार्बोनिक अम्ल अब टूट जाता है डायरेक्ट CO2 प्लस H2O में। ठीक है, और ये CO2 हमारे बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मोस्टली किस रूप में हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। और एक यहां पर जब RBC से HCO3 इधर जाता है तो उधर से आता है क्लोराइड, कहां? RBC में। इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन विस्थापन। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार CO2 का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। ठीक है भाई, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज आप इसको ढंग से पढ़ना। यदि किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है भाई, तो बाकी बातें करेंगे अब कल। इसको ढंग से, इसको चाहे बनाना मत, मैं इसका एक और आरेख आपको बनाऊंगा। एक और इसका आरेख है, मैं आपको बता दूं, क्लोराइड शिफ्ट आरेख, उसको भी हम कल ही बनाएंगे।
और कल हम अपने इस क्रिया विधि को बिल्कुल कंप्लीट करके और आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक चैप्टर नंबर 17 में हम श्वसन की क्रिया विधि के 4 स्टेप पढ़ चुके हैं, 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप हो गए। तो उसमें जो मोस्ट स्टेप था वो है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझना है ना। पहले कार्बनिक अम्ल, फिर वो टूटा बाइकार्बोनेट में, फिर वो सोडियम हाइड्रोजन से मिला, फिर टूटा बाइकार्बोनेट में, फिर CO2 से मिला तो कार्बनिक अम्ल में बदला, कार्बनिक फिर टूटा तो CO2 बनेगा, और वो जो अलग CO2 है वो बाहर निकाल दी जाती है। समझ गए? तो देखो किस प्रकार CO2 यहाँ से हमने ली थी, बाइकार्बोनेट के आयन के रूप में ली थी, और उसको बाहर भी निकाल दिया। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है CO2 का वो मोस्टली बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, 70%। समझ में आ गई बात है ना। तो नोट्स भी भाई बनाते चलो। कुछ बच्चों ने मेरे जो कॉपी भी दिखाई है, बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, मुझे खुशी है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज भी मतलब फ़ोटो भेजी थी, अच्छे नोट्स बन रहे हैं आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पेन का आप ज़रूर प्रयोग करना शुरू से ही, जिससे सुंदर नोट्स बने, है ना भाई। और बुक भी आप ले आइए, गाइड जो मैंने आपको बता दी है साइंस पब्लिकेशंस के नाम से ही खरीदना। NCERT के लिए सबसे बेस्ट जो गाइड है वो साइंस पब्लिकेशंस है, डॉक्टर प्रीतम सिंह की। ये भी आप याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसके अंदर, हर चीज़ हर पॉइंट सटीक है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो बाकी बातें करेंगे अब कल।